हेलो एंड वेलकम टू यू ऑल। मेरा नाम है विक्रम और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है आई एग्ज़ाम बी। तो गाइज आज हमारा पॉलिटिकल साइंस के लेक्चर का पार्ट 2 है। हमने ये सीरीज स्टार्ट करी थी एसएससी के लिए, एनटीपीसी के लिए, यानी कि अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी स्टेट एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें, आपकी तैयारी को एक इससे बूस्ट मिलेगा। तो गाइज आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेगुलेटिंग एक्ट, जो कि आया था 1773 में। ये एक्ट अंग्रेजी जो कि हमारा ब्रिटिश एम्पायर था उनके लिए एक मील का पत्थर साबित हुई थी, क्योंकि इस एक्ट के बाद ही उनका भारत में एक कानूनी रूप से प्रमाणित या फिर प्रमाण मिल गया था, क्योंकि यहीं से एक तरीके से उनको भारत में शासन करने के लिए एक विधिक रूप प्राप्त हुआ था। तो गाइज हमारा लास्ट वीडियो का क्वेश्चन था द बैटल ऑफ प्लासी वाज फॉट बिटवीन, तो ये एसएससी एमटीएस 2012 में पूछा गया था। तो इसका आंसर है गाइज ईस्ट इंडिया कंपनी एंड सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब थे और ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो उनकी मिलिट्री थी उनके तरफ से लड़े थे रॉबर्ट क्लाइव। और इस युद्ध में यानी कि इस बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला की हार हुई थी और ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी, क्योंकि सिराजुद्दौला को उसके एक सेनापति मीर जाफर ने धोखा दिया था, जो कि मैंने आपको कल समझा दिया है। तो गाइज इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो गाइज जो आज हम पढ़ने वाले हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का, ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट था क्योंकि ये अंग्रेजों का भारत में पहला एक्ट था। ठीक है, तो हम जानेंगे इसके पीछे रीज़न क्या थे कि रेगुलेटिंग एक्ट क्यों आया था। सबसे पहली बात तो इसका पहला रीज़न था कि बंगाल ने इस वक्त में एक फैमिन यानी कि एक महामारी को झेला था, जिससे बहुत बड़ी एक जनसंख्या को क्षतिपूर्ति यानी कि एक बहुत बड़ी जनसंख्या को अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ा था। ठीक है गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार एसएससी ने पूछा हुआ है। ठीक है, ये जो फैमिन है बंगाल का, इस फैमिन को बोलते हैं द फैमिन ऑफ 76 क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो बंगाली कैलेंडर था उसके हिसाब से जो इसकी डेट निकाली गई थी वो निकाली गई थी 1176 से 1180 के बीच में। हालांकि जो इंडियन कैलेंडर है उसके हिसाब से इसकी जो डेट थी 1769 से 1773 के बीच में निकाली थी। इसने बंगाल के लोअर गंगेटिक प्लेन, जहां पर हम बात कर सकते हैं लोअर बंगाल, ठीक है, साथ ही साथ बिहार और वेस्टर्न बंगाल रीजन, ठीक है, उस टाइम का जो बंगाल था वो उड़ीसा और बिहार दोनों को मिला के था। हालांकि मैंने अगली वाली स्लाइड में आपके लिए मैप जोड़ा है जिससे आप इसे अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। इस फैमिन जो ये महामारी थी, इसमें जो बताया गया था लगभग 10 मिलियन लोगों की क्या हुई थी, इसमें मौत हुई थी। लगभग 1 करोड़ लोग इसमें मारे गए थे। तो आप समझ सकते हैं कि ये फैमिन कितना भयावह था। ठीक है, इसी के साथ साथ वॉरेन हेस्टिंग जो उस समय के बंगाल के गवर्नर थे, उन्होंने 1772 में एक रिपोर्ट निकाली, जिस रिपोर्ट में उन्होंने ये बताया कि लगभग 1/3 ऑफ जो पॉपुलेशन है बंगाल की वो इस महामारी में उनकी जान गई थी। ठीक है गाइज, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला जो बोला है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उस पर कई सारे एलिगेशन लगाए गए थे करप्शन के, नेपोटिज्म के यानी कि भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद। होता यह था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो उनके बड़े बड़े पद होते हैं, ऑफिसर्स की जो पोस्ट होती है, उन पर वो अपने जो जानने वाले हैं या फिर अपने रिश्तेदारों को वहाँ पे क्या करते थे गाइज, नियुक्त करते थे, अपॉइंट करते थे। इससे वहाँ पर नेपोटिज्म आ गया था गाइज। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट की तरफ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो बंगाल है उस टाइम का यानी कि 1717 से 1751 के बीच का जो बंगाल था गाइज, वहाँ पर बिहार का एरिया, उड़ीसा का एरिया और प्रेजेंट डे का जो झारखंड है उसका थोड़ा बहुत एरिया बंगाल में मिलता था और साथ ही साथ बांग्लादेश भी बंगाल में आता था। इसी हिसाब से ये जो बड़ा एरिया है बंगाल प्रोविनेंस, उस टाइम पे एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक एरा था जो कि भारत का एक बहुत समृद्ध क्षेत्र भी था। ये आपने समझना है गाइस, क्योंकि ये भी कई बार पेपरों में पूछा जा चुका है। तो गाइस जो अगला रीज़न है वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसको फाइनेंशियल क्राइसिस, आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ा। ठीक है, और इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट से 1 मिलियन पाउंड की जो लोन है या जो लोन की धनराशि है उसकी मांग करी थी 1772 में। साथ ही साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये लगा था कि अब जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी है वो आगे इतनी सफल नहीं हो पाएगी। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, भारत में पहली बार
टीपू सुल्तान यानी कि मैसूर के जो हैदर अली हैं, टीपू सुल्तान के जो पिता हैं, उनसे हारी थी 1769 में। तो ये आपने काफ़ी याद रखना है, जो ये मैसूर के हैदर अली हैं ये टीपू सुल्तान के पिता थे। ठीक है गाइज, ये भी कई बार पूछा जा चुका है एसएससी द्वारा। तो गाइज जो हमारा अगला पॉइंट है वो आप देख सकते हैं, जो हमारा बंगाल था वहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव ने ड्यूअल गवर्नमेंट यानी कि डुअल फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बता रखा है गाइज, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव ने वो लगाया तो था, हालांकि वो इतना सक्सेसफुल यानी कि सफल नहीं रहा, क्योंकि मैं बताता हूँ आपको, जो ड्यूअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था इसके हिसाब से कंपनी को दीवानी राइट्स तो दे दिए गए थे। दीवानी का मतलब होता है रेवेन्यू राइट, यानी कि आप अब रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हो कहाँ से, बंगाल, बिहार और उड़ीसा से। प्रेजेंट डे का है, उस टाइम तो बिहार और उड़ीसा बंगाल के ही पार्ट थे। और जो बंगाल के नवाब हैं उनको निजामत राइट यानी कि उनको क्या दिया गया था, जुडिशियल और पुलिसिंग राइट दिए गए थे कि आप अपने क्षेत्र में जो न्याय व्यवस्था है और पुलिस व्यवस्था है उसको चलाएंगे और हम यहाँ से क्या कलेक्ट करेंगे, रेवेन्यू को कलेक्ट करेंगे। और साथ ही साथ इसको सिक्योर करा गया था मुगल एम्पायर से। ठीक है, हालांकि जो रियलिटी थी, जो ऑन ग्राउंड की रिपोर्ट थी, वो ये कहती थी कि ये जो दोनों दीवानी राइट और निजामत राइट थे, ये दोनों के दोनों ही कंपनी चलाती थी। इस वजह से जो अंग्रेज़ थे, सबसे बड़ा जो उनका डिफीट यानी कि एक तरीके से बोला जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सबसे बड़ा एक डिसएडवांटेज था वो यहीं से था। और गाइज़ अगर आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी सीएचएसएल की, तो गाइज़ हमारा ऑनलाइन कोर्स परचेज़ करना ना भूलें। इसमें आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलने वाली हैं, जैसे कि वीडियो लेसन्स मिलने वाले हैं, आपको स्टडी नोट्स मिलने वाले हैं, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन हमारे द्वारा आपको कराए जाएंगे, साथ ही साथ आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी दिए जाएंगे, साथ ही साथ आपको इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस मिलेंगे जहाँ पर आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आपको चैप्टर के सेक्शन वाइज टेस्ट भी मिलेंगे। तो जल्दी से आप एनरोल कराएं, और अगर आप चाहते हैं कि आप इसको डिस्कस करें तो आप दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। एक बार जाकर आप हमारी वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें। ओके गाइज, अब हम जानते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में। इस टाइम पे जो ब्रिटेन के पीएम थे वो थे लॉर्ड नॉर्थ। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एसएससी ने पूछा हुआ है गाइज। तो ये जो एक्ट था ये ग्रेट ब्रिटेन यानी कि जो यूनाइटेड किंगडम यानी कि जिसे आप ब्रिटेन कहते हैं, बहुत सारे नाम हैं जो एसएससी कई बार उसे कंफ्यूज करने के लिए पूछता है। तो भारत में ओवरहॉल करने के लिए यानी कि एक तरीके से दबाव बनाने के लिए भारत का जो मैनेजमेंट था, जो प्रशासन था, वो कंपनी के रूल से हटाने के लिए ये एक्ट लाया गया था। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये एक्ट क्यों आया था, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी में बहुत सारे करप्शन और नेपोटिज्म के चार्ज लगाए गए थे, और इसी को देखते हुए अंग्रेजी हुकूमत ने ये एक्ट लेके आई ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर क्या हो सके, दबाव बनाया जा सके, क्योंकि इस टाइम पे वो काफ़ी अमीर होती जा रही थी। हालांकि वो उल्टा ब्रिटिश गवर्नमेंट से ही क्या मांग रहे थे, लोन मांग रहे थे। तो ये जो एक्ट था रेगुलेटिंग एक्ट, ये इंट्रोड्यूस किया गया था लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा, जो कि ग्रेट ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे 1770 से 1782 के बीच में। ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो गाइज ये जो एक्ट था ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इस एक्ट के साथ साथ ही जो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री कंट्रोल था भारत के ऊपर, जो भारत का प्रशासन था, ये चाहते थे कि जो भारत का प्रशासन है इसके ऊपर ब्रिटिश पार्लियामेंट का कंट्रोल आ जाए। तो यहीं से ये जो एक्ट लाया गया, इसी एक्ट की शुरुआत के साथ साथ माना जाता है कि जो भारत का प्रशासन है उसके ऊपर ब्रिटेन का क्या आ चुका था, एक तरीके से कंट्रोल आ चुका था, यहीं से उसकी बिगनिंग हुई थी। ठीक है गाइज, तो कई बार ये भी पूछा जा चुका है एग्जाम्स में कि कब से ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो कंट्रोल था वो भारत के प्रशासन में आ चुका था। तो वो होगा आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो गाइज इस एक्ट के साथ साथ ही जो भारत में कंपनी की टेरिटरी थी, बेसिकली उस टाइम पे बंगाली थी, आप उसे बिहार और उड़ीसा भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर अब जो रूल कर रही थी कंपनी, अब वो उनका प्राइवेट अफेयर नहीं रहा, यानी कि वो उनका निजी अफेयर नहीं रहा। अब वो सिर्फ यहाँ पर क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे, और इसके अलावा और कुछ नहीं करेंगे। हालांकि 2-3 चीज़ें उनको दे दी गई थी। जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ, इस एक्ट के साथ साथ ही भारत में जो बंगाल के ऊपर ब्रिटिशों का शासन था, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था, इससे पहले वो थे गवर्नर ऑफ बंगाल।
लेकिन इस एक्ट के बाद गवर्नर ऑफ बंगाल जो कि थे वॉरेन हेस्टिंग, इसको क्या बना दिया गया था, गवर्नर जनरल ऑफ प्रेसिडेंसी, यानी कि बंगाल प्रेसिडेंसी के इनको गवर्नर जनरल बना दिए गए थे। तो एसएससी कई बार पूछता है कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो आपका आंसर होगा वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है। और जो बंगाल में ब्रिटिशरों का हेडक्वार्टर था फोर्ट विलियम, फोर्ट का मतलब होता है किला, और विलियम उन्होंने जो उसके आर्किटेक्ट थे उसके नाम पर रखा था। तो आप समझ सकते हैं जो उसका हेडक्वार्टर है, यानी कि जो बंगाल में जो ब्रिटिशरों का हेडक्वार्टर है वहाँ के गवर्नर जनरल बनाए गए। तो ऑब्वियसली ये बनाए गए थे किसके, बंगाल के फर्स्ट गवर्नर जनरल। ये भी कई बार पूछा जा चुका है गाइस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस एक्ट ने गवर्नर ऑफ बंगाल को क्या बना दिया, अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है। और साथ ही साथ अंग्रेजों की भारत में 2 और प्रेसिडेंसीज थी, कौन सी, मद्रास और बॉम्बे। ठीक है। मद्रास आज की डेट में चेन्नई है और बॉम्बे मुंबई है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। इन दोनों को मिला दिया गया बंगाल में। और अब ये जो दोनों मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, ये अपने आप कोई फैसले नहीं ले सकते थे। बेसिकली उसमें था कि वो वॉर नहीं कर सकते किसी से विदाउट बंगाल के गवर्नर जनरल के अप्रूवल के। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये यूपीएससी में भी पूछा जा चुका है गाइस, तो ये आपने लर्न रखना है हमेशा। ठीक है। तो इस एक्ट के द्वारा भारत में पहली बार, ठीक है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि लिखित संविधान प्रस्तुत करा गया। किसके लिए, कंपनी के लिए। हालांकि इससे पहले कंपनी जो रूल कर रही थी वो अपने हिसाब से कर रही थी, उसके ऊपर कोई भी ऐसा प्रमाणित यानी कि कोई भी ऐसा संविधान नहीं दिया गया था कि आपको इस हिसाब से रूल करना है। हालांकि इस एक्ट के बाद जो कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है, इसके बाद कंपनी को एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया और बोला गया कि आप इसके हिसाब से क्या करेंगे, शासन करेंगे, अपने हिसाब से शासन नहीं कर सकते। तो इस एक्ट में पहली बार भारत में यानी कि भारत के कलकत्ता में जहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही थी, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट खोला गया। हालांकि ये खोला गया था फोर्ट विलियम में ही, ये भी आपने याद रखना है। तो गाइज ये जो सुप्रीम कोर्ट था, ठीक है, यहाँ पर क्या होता था कि वो सिविल और क्रिमिनल ज्यूरिडिक्शन, ठीक है, यानी कि जो यहाँ के मामले थे, ठीक है, उनको सिर्फ कौन देखता था, किसके लिए देखता था, ब्रिटिशरों के ऊपर। हालांकि ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा था, इसका इंडियन नेटिव्स के ऊपर कोई भी हुकूमत नहीं चलती थी। यानी कि जो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा है, ये कोई भी वर्डिक्ट्स इंडियन के ऊपर नहीं दे सकते थे। सिर्फ और सिर्फ किसके लिए बनाया गया था गाइज, ये ब्रिटिशर्स के लिए बनाया गया था। बेसिकली ये बनाया गया था किसके लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, क्योंकि कई सारे करप्शन के चार्जेस लगाए गए थे। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइज, जो भारत के अगर कभी आपका क्वेश्चन आता है एसएससी में कि हु इज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ कैलकाटा सुप्रीम कोर्ट, तो आपका आंसर होगा एलिजा इम्प्ले। और साथ ही साथ 3 और जजेस थे, वो थे चैम्बर, लैवेस्टर और हाइट। हालांकि ये चारों बुलाए गए थे लंदन से यहाँ पे आए और यहाँ पर इन्होंने एक जज के रूप में काम किया था। किसके लिए, बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। तो गाइज हमारा आज का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। जो हमारा आज का क्वेश्चन है गाइज, ठीक है, मैंने इसी पीपीटी के हिसाब से बनाया आपके लिए। तो हु इज नोन एज टाइगर ऑफ मैसूर, निम्न में से किसको मैसूर का शेर बोला जाता है? तो आपके ऑप्शन है अली वर्दी खान, नवाजत खान, टीपू सुल्तान या फिर मोहम्मद सुल्तान शाह। आपको इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है, ताकि मुझे पता चल पाए कि आप लोग कितने सिंसियर हैं अपने एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है गाइज, तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपने ये वीडियो देखा। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की, तो आप हमारे आई एग्जाम के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें। ठीक है गाइज, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ठीक है गाइज, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए मेरे साथ। दिस इज विक्रम सिंह साइनिंग ऑफ।